हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। ये आपके पेपर थ्री हिस्ट्री ऑनर्स पेपर थ्री से टॉपिक लिया गया है। ये आपके बीए में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के जवाब सही तरीके से समझने और लिखने के लिए आप यह वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप यह वीडियो को बीच में ही स्लैश करते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे। अतः आप यह वीडियो को पूर्ण रूप शुरू से अंतिम तक देखें और हम इस टॉपिक को अब चालू करते हैं। सन 1526 ईस्वी में पानीपत में के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय तथा मृत्यु से लोदी राजवंश समाप्त हो गया। जब 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है, इस युद्ध में जो लोदी था इब्राहिम लोदी, वो पराजय हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और यहीं से मतलब बाबर जो है वो अपने अस्तित्व को स्थापित करता है और मुग़ल राजवंश का यहीं से नींव डलाता है। मुग़ल राजवंश की नींव डलाते ही लोदी वंश समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ने सन 1206 ईस्वी में की थी, वह भी समाप्त हो जाती है। मतलब जैसे ही मुग़ल राजवंश की स्थापना होती है तो दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है और दिल्ली सल्तनत को स्थापित करने में कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रमुख भूमिका थी। उसके बाद इसको विस्तार करने में इल्तुतमिश ने अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। पानीपत युद्ध के विजेता बाबर ने जिस राज्य की स्थापना की वह सल्तनत की परंपराओं से भिन्न था। साथ ही उसने जिस मुग़ल राजवंश की स्थापना की वह थोड़े से अंतराल को छोड़कर 1707 ईस्वी तक भारत की सर्वोच्च शक्ति बना रहा। जैसे में हुआ था कि जब 1206 में वह भारत में एंट्री किया था तो 1230 तक वो था। बाबर ने यहाँ पे नींव डाल दिया, लेकिन यहाँ पे उसके बाद कुछ युद्धें हुई जिससे बाबर का जो यह मुग़ल राजवंश का जो यहाँ पे नींव डाला गया था उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया था। इसमें होता है कि बाबर के पुत्र जो हुमायूं होता है उसको शेरशाह सूरी, जो एक छोटे से बस्ती बिहार के शासक के रूप में कार्यरत था, वह उसको पराजित करके दिल्ली के गद्दी से भगा देता है और फिर वह कुछ समय अवधि बाद वापस लौटता है और फिर से मुग़ल राजवंश की नींव स्थिर रूप से स्थापित होती है और यह 1707 ईस्वी तक निरंतर रूप से चलती रहती है, जब तक अंग्रेजी शासन भारत पर पूर्ण जोर से कायम न हो जाए। यानी शक्तिशाली जब अंग्रेज भारत में हो गए तो वहाँ पे मुग़ल राजवंश की शक्तियाँ धीरे धीरे समाप्त ही हो गई और यह 1857 की क्रांति के समय के बाद तो समझिए कि यह विलुप्त ही कर दिया गया, क्योंकि इसका अंतिम जो शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसे रंगूर भेज दिया गया था और यहाँ से मुग़ल राजवंश की समाप्ति कर दी गई थी। यह उपयुक्त होगा कि सल्तनत के पतन के कारणों की समीक्षा की जाए। तो चलिए हम लोग दिल्ली सल्तनत का जो पतन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, इस बातों पर चर्चा करते हैं।
सबसे पहला था उत्तराधिकारी का अभाव। सल्तनत के पतन का प्रथम और आधारभूत कारण उत्तराधिकारी के नियम का अभाव था। अतः प्रत्येक बार जब सुल्तान की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी का विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके फलस्वरूप रक्तपातपूर्ण संघर्ष हुए। इसके कारण अमीरों में प्रतिद्वंद्विता तथा विभाजन भी हुए, जिससे सुल्तान की शक्ति दुर्बल हुई और राजवंशों का परिवर्तन भी हुआ। इस स्थिति के लिए इस्लामिक व्यवस्था भी आंशिक रूप से उत्तरदायी थी। इस्लाम में वंशानुगत उत्तराधिकारी की व्यवस्था नहीं थी। इसके अनुसार सुल्तान के ज्येष्ठ पुत्र या अन्य पुत्रों या राज परिवारों के किसी सदस्य को सिंहासन उत्तराधिकारी से प्राप्त नहीं हो सकता था। जब दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ तो ये दिल्ली सल्तनत स्थापित होने के जो व्यक्ति है, करने वाले जो व्यक्ति है वो इस्लामिक है, वो मुस्लिम समुदाय को से बिलोंग करने वाले लोग हैं, जिस कारण उनको या उनके धार्मिक ग्रंथों में जो शासन की व्यवस्था है उसमें उनके पुत्रों को या उनके घर के किसी सदस्य को उत्तराधिकारी यानी उनके मरने के बाद गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उसके लिए कुछ वहाँ के अमीरों के द्वारा निर्धारित किया जाना था कि आखिर सुल्तान कौन होगा। इसका अमीरों में मतभेद हो जाता था कि किसको सुल्तान बनाया जाए। तो कुछ लोगों को कुछ और पसंद था तो दूसरे लोगों को कुछ और पसंद था, जिसके कारण इसकी शक्तियाँ कमज़ोर होती जा रही थी। दूसरा कारण रहा महत्वाकांक्षी अमीर वर्ग। सल्तनत के पतन का दूसरा कारण महत्वाकांक्षी अमीर वर्ग था। अमीर वर्ग का सदैव यह प्रयत्न रहता था कि उसकी सत्ता तथा शक्ति में वृद्धि हो। यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद तुगलक जैसे शक्तिशाली सुल्तानों ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त करके अमीरों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था। जो तुगलक था, मोहम्मद तुगलक, उन्होंने क्या किया कि जागीरदारी प्रथा को ही ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया, जिससे अमीरों पर कुछ नियंत्रण किया जा सके। लेकिन अन्य सुल्तानों को जागीरदारी प्रथा को किसी न किसी रूप में बनाए रखने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब कुछ कारण से जो बाकी सब सुल्तान थे उनको जागीरदारी प्रथा को बनाए रखना पड़ा। इन अमीरों की आकांक्षा सुल्तानों को नियंत्रण में रखने की भी थी। जैसे अनेक अवसरों पर हुआ जब सुल्तानों की सत्ता नाम मात्र की थी और अमीरों ने राज सत्ता पर अधिकार कर लिया था, सभी सुल्तानों को इस वर्ग में विरोध का सामना करना पड़ा था, जिससे सल्तनत में अशांति और अव्यवस्था फैलती थी। मोहम्मद तुगलक ने विद्रोही अमीर वर्ग को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया था। फिरोज तुगलक ने उन्हें संतुष्ट रखने की नीति अपनाई थी। बहलोल और सिकंदर शाह ने केवल सीमित अर्थों में ही इस वर्ग पर नियंत्रण किया था। इस वर्ग के विरोध के कारण ही इब्राहिम लोदी असफल हो गया। सरकार की दुर्बलता। सल्तनत की दृढ़ता तथा सुरक्षा सुल्तान के व्यक्तिगत पर निर्भर करती थी। इसका कारण यह था कि सुल्तान की सत्ता निरंकुश थी और प्रशासन की सफलता उसकी अपनी योग्यता पर निर्भर करती थी। एक योग्य, दूरदर्शी, बुद्धिमान शासक सल्तनत को दृढ़ता प्रदान करता था, लेकिन इस व्यवस्था में सबसे बड़ा दोष यह था कि सुयोग्य एवं शक्तिशाली सुल्तानों के उत्तराधिकारी प्रायः दुर्बल और अयोग्य होते थे। उनका पालन पोषण विलासपूर्ण वातावरण में होता था, अतः उनमें संघर्ष करने तथा संकटों का सामना करने की शक्ति का अभाव होता था। अगर सरकार का कोई वैधानिक स्वरूप होता तो वंशानुगत उत्तराधिकारी सुरक्षित रूप से चल सकता था, परंतु राज्य का स्वरूप सैनिक था और उनकी स्थिरता केवल सैनिक शक्ति पर ही निर्भर करती थी। प्रायः दुर्बल उत्तराधिकारियों में सैनिक योग्यता का अभाव होता था। जो वहाँ के
सैनिक होते थे वो बहुत दुर्बल हुआ करते थे, क्योंकि वो जो अपने आप को बेहतर बनाने का जब समय हुआ करता था, उस समय वो लोग विलासपूर्ण वातावरण में जिया करते थे, जिसके कारण उनके पास कुछ ज़्यादा बुद्धिजीवी व्यक्तियों के साथ रहना पड़ता था जो अमीर कहलाते थे और उनके कंट्रोल में हो जाते थे। और संभवतः ऐसे लोग जो खुद बुद्धिजीवी न हो और एक सुल्तान के रूप में कार्यरत हो, उनकी राज्य व्यवस्था खराब होना निश्चित होता था और इसमें सैनिक शक्ति भी उनकी कमज़ोर होती रहती थी और उनकी जो राजशाही निर्धारित थी वो सैनिक शक्ति पर ही निर्धारित थी। और जब सैनिक शक्ति ही कमज़ोर हो जाए तो निश्चित रूप से वैसी राज्य व्यवस्था का अंत होना निश्चित हो जाता है। चौथा कारण है निरंतर संघर्ष का काल। सल्तनत काल एक निरंतर संघर्ष का काल था। शासक वर्ग ने अपना विदेशी स्वरूप बनाए रखा। जो शासक विदेश से आए थे वो अपने स्वरूप को बनाए रखा, जिसके कारण हुआ कि हिंदुओं से उनका संघर्ष होता रहा। इस काल में हिंदू शासकों ने सदैव उस विदेशी दासता को उखाड़ फेंकने के लिए युद्ध किया। प्रत्येक सुल्तान को हिंदू शासकों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और संपूर्ण दास काल में सुल्तानों को राजपूतों से जूझना पड़ा। पांचवा कारण था अस्थायी सेना का अभाव। प्रायः सुल्तानों ने सामंती प्रणाली को अपनाया था। वे सैनिक अभियानों के लिए शक्तिशाली सामंतों की सेना पर निर्भर रहते थे। इस प्रकार की सेना सामंतों के प्रति निष्ठावान होती थी, क्योंकि उनकी भर्ती उन्नति आदि सामंतों के द्वारा की जाती थी। इससे सामंतों की महत्वाकांक्षा में वृद्धि होती थी और वे सिंहासन प्राप्त करने की कामना भी करने लगते थे। एक शक्तिशाली सुल्तान के लिए यह आवश्यक था कि वह अपनी अस्थायी सेना रखे और सामंतों के ऊपर निर्भरता को समाप्त करे। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अस्थायी सेना का निर्माण किया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी इसे बनाए रखने में असफल रहे। इसका फल यह हुआ कि शक्तिशाली सामंत राजनिर्माता बन गए और सुल्तानों की स्थिति दुर्बल हो गई। सुल्तानों की यह दुर्बलता ही सल्तनत के पतन का कारण बनी। छठा कारण था दास प्रथा। सल्तनत के पतन का कारण दास प्रथा का प्रचलन भी था। आरंभ में कुतुबुद्दीन एवं इल्तुतमिश बलबन जैसे योग्य दास हुए थे, लेकिन धीरे धीरे दासों की संख्या बढ़ने लगी। इन दासों पर राज्य को काफ़ी धन व्यय करना पड़ता था और इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती थी। सुल्तान के निकट रहने के कारण भी इन गुलामों की राज्य में विशेष स्थिति रहती थी। मलिक काफूर और खुसरो खां ऐसे ही गुलाम थे। इसमें संदेह नहीं कि वे योग्य व्यक्ति थे, लेकिन वे स्वामी भक्त नहीं थे और उन्होंने अपने स्वामियों के विरुद्ध ही कार्य किया था। काफूर ने अलाउद्दीन को विष दिया और उसके परिवार के अनेक सदस्यों को मरवा डाला था। वही खुसरो ने भी अपने स्वामी की स्वयं हत्या कर डाली। फिरोज तुगलक ने हजारों गुलामों को रखा, जो तुगलक साम्राज्य के पतन के कारण सिद्ध हुए। सातवां कारण जो था वह मंगोलों का आक्रमण भी था। मंगोलों के आक्रमण का सल्तनत के अस्थायित्व पर प्रभाव पड़ा और पंजाब तथा सिंध पर उनके आक्रमणों की आशंका निरंतर बनी रहती थी। बलबन ने उसके लिए विशेष रूप से सीमा सुरक्षा की व्यवस्था की थी और इसके कारण राज्य को सीमा पर सैनिक रखना पड़ता था तथा धन व्यय करना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी को भी इसी प्रकार की नीति अपनानी पड़ी थी और बलबन ने सीमा सुरक्षा के कारण सल्तनत के विस्तार की नीति त्याग दी थी। यद्यपि यह अलाउद्दीन ने सीमा सुरक्षा के साथ विस्तारवादी नीति को भी अपनाया, लेकिन उसे इसके लिए विशाल सेना रखनी पड़ी और कठोर राजस्व नीति अपनानी पड़ी। इस प्रकार मंगोल आक्रमणों में अस्थिरता बनी रही।
इन आक्रमणों का एक दुष्प्रभाव यह भी हुआ कि इसने प्रोत्साहित होकर सामंतों तथा हिंदू राजा विद्रोह करते थे, जिसके आंतरिक अशांति फैलती थी और फिरोज तुगलक के समय में मंगोल आक्रमण बंद हो गए। इसका फल यह हुआ कि सुल्तान ने सैनिक सतर्कता की नीति त्याग दी और जब तैमूर ने आक्रमण किया तो उसे कोई रोकने वाला नहीं था। मोहम्मद तुगलक के बाद कोई भी ऐसा सुल्तान नहीं हुआ जिसने सैनिक प्रतिभा होती और सीमा सुरक्षा की नीति का पालन करता। 8वां कारण था साम्राज्य का विस्तार। साम्राज्य के विस्तार के साथ भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई थी। ये समस्याएं मुख्य रूप से संचार तथा यातायात से संबंधित थी। बंगाल पर दिल्ली का नियंत्रण स्थिर रहने के कारण प्रमुख कारण उसकी दूरी थी। जब दिल्ली के साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने व्यवहारिक तथा बुद्धिमत्तापूर्ण नीति का अनुसरण करते हुए हिंदू राजाओं को कर्द राजाओं के रूप में शासन करने दिया था। मोहम्मद तुगलक ने इस नीति के स्थान पर प्रत्यक्ष शासन की नीति अपनाई। इस नीति से सुदूर दक्षिण के महत्वाकांक्षी अमीरों को स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की प्रेरणा मिली और सल्तनत का विघटन आरंभ हो गया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सीमित होता चला गया और कोई भी सुल्तान इतना शक्तिशाली नहीं हो सका जो उत्तर भारत में अपना शासन स्थापित कर सकता। 9वां कारण था अन्य कारण, जो इस प्रकार है। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण भी थे। दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व केवल सैनिक शक्ति पर निर्भर था, उसमें जनता की स्वीकृति नहीं थी। सुल्तानों ने बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, अतः हिंदुओं का समर्थन उन्हें कभी नहीं मिला था। यह सत्य है कि आम हिंदू जनता उदासीन रहती थी, लेकिन अनेक बार उन्होंने विद्रोह किया। दोआब में बलबन और मोहम्मद तुगलक को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अवध और उत्तरी बिहार, राजस्थान तथा बुंदेलखंड में भी इसी प्रकार की स्थितियों का निर्माण हुआ था। तैमूर का आक्रमण भी एक कारण था जिससे सल्तनत की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया और उसे खोखला कर दिया। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि सल्तनत काल में सुल्तान ने सेना के विकास तथा प्रशिक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अतः जब बाबर ने आक्रमण किया, सल्तनत की सेना पुराने ढंग की थी। उसकी सैनिक चालें, संगठन आदि आक्रमणकारी की अपेक्षा निम्न कोटि के थे। ऐसी स्थिति में सल्तनत का पतन अवश्यंभावी भी था और इसी कारण जो था वो बाबर के आक्रमण के कारण जो दिल्ली सल्तनत थी वह ध्वस्त हो गई और यहाँ पे मुगल राजवंश का नींव डाला गया और यह बहुत दशक तक कायम भी रहा। आज के सेशन सत्र के लिए इतना ही। मुगल की चर्चा मुगल के टॉपिक पे करेंगे। अगर आपके हमारे वीडियो अच्छे लगे हों तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।